डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए पढ़ लिया। देखो टॉपिक है आपकी बुक में क्या है, टॉपिक निकालो, देखो बेटे क्या लिखा है, पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को पैक करना है, ठीक है, डीएनए को पैक करना है। क्यों पैक करना है मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद में इसकी कॉन्सेप्ट जो है ना, इसका डेटा पढ़ेंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, डीएनए जो है साइज, डीएनए साइज बेटे ज़्यादा है, डीएनए साइज ज़्यादा है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, किससे ज़्यादा है, डीएनए का साइज ज़्यादा है, ठीक है, और सेल का साइज कम है, ठीक है। या फिर आप क्या कह सकते हो, एक पॉइंट तो ये हो गया, मैं फिर कह रहा हूँ डीएनए का साइज ज़्यादा है और न्यूक्लियस का साइज कम है। ये बात दो बार क्यों लिखी है, क्योंकि बेटे प्रोकैरियोट में डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। तो ये प्रोकैरियोट के लिए, ये किसके लिए, प्रोकैरियोट के लिए, ये किसके लिए, यूकैरियोट्स के लिए, ठीक है। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि डीएनए का साइज कितना ज़्यादा है, सेल का साइज कितना कम है। डीएनए का साइज मेजर कैसे करेंगे, ये भी तो सवाल हो सकता है, कैसे पता लगेगा कि डीएनए का साइज कितना है, समझे कि नहीं। तो डीएनए लेंथ, देखो टॉपिक आपका क्या है, डीएनए लेंथ। डीएनए की लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, आपकी बुक क्या कह रही है, डीएनए की लेंथ क्या होती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या फिर नंबर ऑफ बेस पेयर, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसकी बात हो रही है, कल बनाया था स्ट्रक्चर याद है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और बेस पेयर। बेटे अगर आपको ये पता है, तो आप डीएनए की लेंथ निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, लेंथ निकाल सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें न्यूक्लियोटाइड नहीं समझ आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक डीएनए, ये डीएनए इतना लंबा जो है ना, वो किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। ये मैंने बना दिया न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है। वो आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी है, तो आप नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को जानते हो कि वो कितने हैं, वो नहीं तो ये दोनों मिल जाते हैं तो एक पेयर बनता है। अगर न्यूक्लियोटाइड्स नहीं तो बेस पेयर बता दो कितने। अगर आपको ये पता है तो आप लेंथ निकाल देंगे, समझ आएगा कि नहीं, ये पता है तो लेंथ निकाल देंगे। तो वही लिखा हुआ है। अब आपकी बुक ने एक डेटा दिया, देखो द टॉपिक, जहाँ पे लिखा हुआ द डीएनए, टॉपिक लिखा हुआ द डीएनए, वहाँ पहुँचिए और वहाँ आप देखिए उन्होंने कुछ स्पीशीज के डेटा दिए हुए हैं। जैसे ह्यूमन डीएनए की बात हो रही है, उसकी लेंथ दी हुई है। ह्यूमन डीएनए की लेंथ कितनी दी हुई उन्होंने, बेटे हैप्लॉइड के केस में 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर, इतने बेस पेयर हैं कि वो हैप्लॉइड में, ठीक है। तो डिप्लॉइड कंटेंट कैसा हो जाएगा, ह्यूमन का ही डिप्लॉइड कंटेंट कैसा हो जाएगा बेटे, 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर, ये हो जाएगा डिप्लॉइड कंटेंट। ये दो कंटेंट हो गया हमारे पास। दूसरा क्या है बेटे, ई कोलाई का डेटा दिया हुआ है, कितना होता है बेटे ई कोलाई में, 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर। आपको ये पॉइंट समझ रहा होगा। हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे, सेल है ना, डीएनए सेल में प्रेजेंट है। ये 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर वाला डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा, सेल में ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि ई कोलाई एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में न्यूक्लियस कैसा होता है, पुराना, प्रिमिटिव, प्रोकैरियोट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी नहीं, सीधे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। एक पॉइंट। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है बेटे, लैम्डा फेज दे रखा है, बोलो कितना नंबर दिया है, 48,502। आगे क्या लिखा है, ठीक, एक और स्पीशीज का दिया होगा बेटे, एक बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस। ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है, यानी कि वायरस। कितना दिया है बेटे, 5,386 है, पढ़ना है 5,386 5,386
क्या लिखा है? 586 न्यूक्लियोटाइड। 5386 बेटे क्या लिखा है? न्यूक्लियोटाइड्स लिखा हुआ है ना? बाकी सब में क्या लिखा है? बेस बेस पेयर। लेकिन इसमें क्या लिखा है? न्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्यों बेटे क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? ध्यान से देखो। बेस पेयर सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये हो, तभी तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दोनों तरफ के न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर बेस पेयर बना पाएंगे। लेकिन अगर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो तो क्या बेस पेयर बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब इस वाली कंडीशन में क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, समझे कि नहीं? और हमने कल पढ़ा था चारगाफ रूल। प्यूरिन्स के इक्वल ही पाइरिमिडीन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं। एडेनिन थाइमिन से बाइंड करेगा, ग्वानिन साइटोसिन से बाइंड करेगा। क्या ऐसा सिंगल स्ट्रैंड के केस में पॉसिबल है? नहीं। एक ही स्ट्रैंड होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैसे हो सकती है? तो चारगाफ रूल अप्लाई नहीं करता है किसके लिए? सिंगल स्ट्रैंड। चारगाफ रूल एप्लीकेबल है किसके लिए? डबल स्ट्रैंड्स के लिए। इतना क्लियर है? ये आपको डीएनए का डेटा मिल गया। हम क्या पढ़ने वाले थे? डीएनए पैकेजिंग। हम डीएनए को पैक करेंगे। क्यों पैक करेंगे? पता तो होना चाहिए कि उसकी लेंथ कितनी है। रीजन तो पता होना चाहिए। बेटे लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखो, फिर से बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये एक स्ट्रैंड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा, पांचवा, ये न्यूक्लियोटाइड से या फिर ऐसे बना देते हैं। तुम्हारी समझ के लिए ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ ये एक बेस पेयर है, दूसरा बेस पेयर, तीसरा बेस पेयर, चौथा, पांचवा, ये बेस पेयर्स हैं। ठीक है, ये बेस पेयर्स हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? 5 बेस पेयर है और एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है। तो लेंथ कितनी होगी? कैलकुलेट कर लोगे? क्या करोगे? 0.34 मल्टीप्लाइड बाय 5। समझ आ गया? तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? बोलो बोलो। फॉर लेंथ बेटे क्या करेंगे? फॉर लेंथ बेटे क्या करेंगे? नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर। अगर आप ये करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगी? लेंथ मिल जाएगी। लेंथ मिल जाएगी। समझ आ गया कि नहीं? तो क्या आप निकाल लोगे? ई कोलाई की डीएनए की लेंथ निकाल लोगे? कितने बेस पर दिए हैं? 4.6 into 10 power 6 बेस पर मल्टीप्लाइड बाय 3.4 नैनोमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लेना। समझे कि नहीं? 0.34। समझ आ गया कि नहीं? इससे कैलकुलेट करेंगे, आपको लेंथ निकल के आगे। पैकेजिंग क्यों करना है? पैकेजिंग क्यों करना है? 2 जगह हमें पैकेजिंग पढ़नी है। ठीक है, मैं आपको पहले पैकेजिंग पढ़ा रहा हूँ किसमें? मैं आपको पहले पैकेजिंग पढ़ा रहा हूँ किसमें? पैकेजिंग इन डीएनए ऑफ या फिर पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट। आसान सा टॉपिक है, छोटा सा, खत्म हो गया। आपने शुरू किया और ये खत्म हो जाएगा। पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं ये पता है? प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं पता है? नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ना होना ही न्यूक्लियस का ना होना हो जाता है। समझे कि नहीं? कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आइडेंटिटी है इसकी। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो बेटे डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा? डीएनए इन साइटोप्लाज्म। अगर डीएनए साइटोप्लाज्म है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं डीएनए सेल में शिफ्टेड है कि नहीं? सेल के साइटोप्लाज्म में है। तो यहाँ से देखिए, आपकी बुक में ई कोलाई एग्जाम्पल लिया हुआ हमने। क्या एग्जाम्पल लिया हुआ है? क्या ई कोलाई। आपकी बुक में ई कोलाई का डेटा दिया है। देखिए ई कोलाई में कितनी लेंथ होती है? 1.36 mm लेंथ डीएनए की। देखो जल्दी से देखो, ऐसे बुक पढ़ना सीख लो, वरना अगले साल भी ऐसी किसी क्लास में बैठना पड़ेगा। डीएनए लेंथ कितनी है बेटे? 1.36 लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। और सेल का साइज, सेल साइज लिखा है कहीं पे? 1
माइक्रोमीटर बेटे, 1 माइक्रोमीटर। अगर तुम्हें याद हो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला जो चैप्टर है वहाँ वायरस, बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया सबकी लेंथ दे रखी है। क्लास 11 की बुक लाओ, क्लास 11 की बुक निकालो जल्दी से। क्लास 11 की बुक निकालिए, क्यों नहीं लाई? क्यों नहीं लाया तुम बुक? टाइम पास करने के लिए बहुत लोग फॉर्म भरते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के साइज दिए हैं यहाँ पे, जल्दी देखो आगे पेज, नेक्स्ट। ये बना है, सबके साइज दिए, क्या लिखा है? टिपिकल बैक्टीरिया में कितना साइज दिया, इधर लाओ। 1 से 2 माइक्रो। टिपिकल बैक्टीरिया की सेल का साइज यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखो। टिपिकल यूकैरियोट, टिपिकल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट, कितना दिया है? 1 to 2 माइक्रोमीटर। ये साइज यहाँ दे रखा है, तो सब चीज़ एक जगह नहीं मिल जाएगी। उसका ये मतलब नहीं है कि एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, सेल का साइज भी दिया है, डीएनए का साइज हमने निकाल लिया है। अब इतनी छोटी सेल में इतना बड़ा डीएनए शिफ्ट करना है, समझे कि नहीं? पैक करना है। इतनी छोटी सेल है, इतना बड़ा डीएनए है, सेल के अंदर ही डीएनए को रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली पैकिंग करनी पड़ेगी। पैकिंग करके ये पॉसिबल है। तुम अगर पिकनिक पे जा रहे हो तो ट्रॉली बैग में बड़ी बड़ी चीज पैक कर सकते हो ना, है कि नहीं? तुम्हारा बड़ा सा दिमाग तुम्हारे छोटे से हिस्से में पैक है कि नहीं है? है आदिल? दिमाग बड़ा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन कितनी बड़ी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। नहीं, तो साइज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। आ गई ना यहाँ, कैसे? कॉइल बॉइल करके, कॉइल बॉइल करके, वरना तो ऐसी लंबी लंबी तुम्हारे साथ तुम्हारी हाइट की हो जाती। 9। सिर्फ यही एक रीजन है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को हमें अकोमोडेट करने के लिए उसे पैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पैकिंग कैसे हुई है बेटे? जहाँ से देखो डीएनए कैसा होता है, डीएनए कैसा है, आपने क्या पढ़ा बेटे? डीएनए नेगेटिव चार्ज यस। है ना, प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड। बेटे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड उस हिस्से को बोलते हैं जहाँ डीएनए प्रेजेंट है प्रोकैरियोट में। या फिर एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ये सवाल भी आया हुआ है। न्यूक्लियोइड कहते हैं, समझे कि नहीं? न्यूक्लियस डिवॉइड, नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है नो न्यूक्लियस, समझे कि नहीं? तो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और वहीं पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है बेटे, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। और ये प्रोटीन्स जो है वो कैसे? पॉजिटिव है बेटे। प्रोटीन्स क्या? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। कैसे? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। ये पॉइंट समझिए बेटे। डीएनए कैसा है? नेगेटिव चार्ज। ये प्रोटीन्स कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज। डीएनए के ऊपर रैप करने लगेगा, और रैप करेगा तो क्या बनेगा? लूप्स बनाएगा। आपकी बुक ने लिखा है, ठीक है? तो क्या लिखा है? डीएनए रैप्स अराउंड प्रोटीन्स एंड फॉर्म्स लूप। बेटे क्या बना रहा है? लूप बना रहा है। यही टॉपिक है, खत्म हो गया। इतनी पैकेजिंग है, कुछ खास है ही नहीं। आपको समझ बेसिक समझना होगा। ये सेल है, ठीक है? ये सेल है, और मैं कह रहा हूँ सेल के अंदर ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये क्या है बेटे? तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स है। क्या है ये? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। और वो जो डीएनए आपके पास में है, कितना है? 1.36 mm। वो इतना बड़ा है कि इसमें नहीं आ सकता, लेकिन वो अगर इसमें ऐसे शिफ्ट होगा, ऐसे शिफ्ट होगा ये लूप बनाकर, तो ये जो लूप बना रहा है इस तरीके से वो इसमें एकोमोडेट हो सकता है, समझे? ऐसे एकोमोडेट हो जाएगा। क्या यहाँ हिस्टोन नहीं है? क्या नहीं है? हिस्टोन नहीं है। इसीलिए प्रोकैरियोट के डीएनए को फॉल्स क्रोमोसोम कहते हैं।
यहाँ जो क्रोमोसोम बनता है उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्यों? ड्यू टू नो हिस्टोन बेटे, समझे कि नहीं, स्यूडो क्रोमोसोम बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर बने हैं ना, इनको लूप कहा है आपके बुक में। अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ आएगा, समझे। नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है आपके बुक में वो क्या है, पैकेजिंग, पैकेजिंग इन यूकैरियोट। यूकैरियोट बेटे डीएनए की लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे, 6.6 into 10 power 9 बेस पे मल्टीप्लाइड बाय 0.34 नैनोमीटर। जरा निकाल के बताओ कितने मीटर आ रही है, डीएनए कितने मीटर का आ रहा है, करके दिखाओ डीएनए लेंथ। तो यही क्वेश्चन आता रहेगा वहां पे, है यही क्वेश्चन आता रहेगा। डीएनए लेंथ मीटर में निकालनी है। जीरो 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है। निकाल लिया, कितना आ रहा है? हाँ, मीटर में कन्वर्ट करो उसे। दिमाग सही है। 22 पॉइंट हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि तुम बायो वाले हो, इतनी सी बेसिक कैलकुलेशन तो हो नहीं रही। ठीक है, तो लेंथ कितनी आएगी बेटे, 2.2 मीटर अराउंड, समझे कि नहीं, मीटर में इतना आ गया। ये बेटे न्यूक्लियस का डायमेंशन दिया है आपकी बुक में, जल्दी बताओ, न्यूक्लियस डायमेंशन दिया है आपकी बुक में, जल्दी। वो पढ़ते हो कि नहीं? 10 की पावर -6 फर्क समझ में आना साइज में। न्यूक्लियस डायमेंशन बेटे कितना है, 10 पावर -6 क्या मीटर। पॉसिबल है इसमें शिफ्ट होना। 2.2 मीटर डीएनए, समझ रहे हो, 1 मीटर हो गया ये, 1 2, फिर उससे भी थोड़ा ज्यादा है, अराउंड 2 मीटर भी लिखते हैं, अराउंड 2 मीटर भी लिखते हैं। 2.2 मीटर जितनी लंबी लंबी तुम फेंकते हो ना बेटे, उससे कुछ कम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, पैकेजिंग, ये सिनेरियो समझ आया कहाँ पैक करना है। इससे पहले प्रोकैरियोट में बताया था 1.36 mm का डीएनए और सेल कितनी है, 1 माइक्रोमीटर। यहाँ क्या न्यूक्लियस की बात हो रही है, कितना छोटा सा न्यूक्लियस, ठीक है, तुम्हारे दिमाग के जैसा बेटे, और बड़ा सा डीएनए तुम्हारी उम्मीदों के जैसा, है ना। पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं है, बुक लानी नहीं है, बस डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना इतना आसान है क्या है, बस ऐसे ही बन गए, बिना पढ़े, बिना मेहनत किए, बिना सोचे समझे। काम तो करो कुछ, ठीक है, वो बनेंगे ना जो मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पॉइंट क्या है, पैकेजिंग इन यूकैरियोट पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या बेटे, स्पेशल प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए, स्पेशल प्रोटीन्स रिक्वायर्ड। बेटे कौन सी प्रोटीन चाहिए, स्पेशल प्रोटीन्स रिक्वायर्ड। कौन सी है स्पेशल प्रोटीन, हिस्टोन। बेटे क्या नाम है, हिस्टोन। हिस्टोन के टाइप्स, बेटे टाइप्स ऑफ हिस्टोन आपकी बुक में ध्यान से देखो, H1, H2A, H2B, H3, H4, ये टाइप्स हैं हिस्टोन के, समझे कि नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आया हुआ है क्वेश्चन, ये जो हिस्टोन है ये रिच है किसमें, रिच इन लाइसीन एंड आर्जिनिन। लिखा है कि नहीं, लिखा है कि नहीं, लाइसीन एंड आर्जिनिन। ध्यान से समझो, ये दोनों बेसिक हैं,
बेसिक अमीनो एसिड है। कैसे अमीनो एसिड है? बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ेंगे इसे। तो ये हिस्टोन्स भी जो है बेसिक प्रोटीन होंगे, समझे कि नहीं? यहाँ आप क्या पढ़ रहे हो? स्पेशल प्रोटीन रिक्वायर्ड हिस्टोन। ठीक, ये हिस्टोन क्या कर सकते हैं? एक चीज समझ आ गई हिस्टोन। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो बेटे, हिस्टोन जो है क्या बना सकता है? हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बनाएगा? हिस्टोन ऑक्टामर। सारी चीजें पहले बना कर बता रहा हूँ, फिर आपको पैकेजिंग बता दूंगा एक बार में। हिस्टोन ऑक्टामर क्या होगा? 8 यूनिट ऑफ हिस्टोन, समझे कि नहीं? 8 यूनिट, 8 यूनिट लगेंगे। किसकी लगेंगी? हिस्टोन की। ठीक है, देखो कौन कौन सी बनाकर बता रहा हूँ। ये आपसे एक क्वेश्चन आ जाए कि एक ऑक्टामर को बनाने के लिए, एक ऑक्टामर को बनाने के लिए कितने टाइप्स के प्रोटीन लगते हैं? 4 टाइप्स के। H2A, H2B, H3, H4। बेटे 2 ये, 2 ये, 2 ये लगेंगे, 2 ये लगेंगे। हो गए 8 हो गए सब। लेकिन टाइप्स कितने हैं? 4। ऑक्टामर बन गया ये स्ट्रक्चर। सारे स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ, आगे पैकेजिंग कर देंगे, आसानी से हो जाएगी। हिस्टोन समझ आ गए। टाइप्स क्या, कौन सा नहीं प्रेजेंट है इसमें? H1 क्या काम करेगा बाद में एकदम समझ लेना, ठीक है? अभी पॉइंट क्या समझना है आपको बेटे? सिनेरियो ये है कि डीएनए बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है, उसमें शिफ्ट करना है किसको? डीएनए को। उसके लिए हमने क्या बनाया? हमारे पास क्या स्पेशल प्रोटीन लगे? कौन से? हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स भी क्या बना रहे हैं? ऑक्टामर बना रहे हैं। एक ऑक्टामर नहीं बनता है, डीएनए बहुत बड़ा है, बहुत ऑक्टामर बनेंगे, ठीक है? लेकिन अभी क्या समझना है, ये जो ऑक्टामर है इस पे रैप करता है क्या? डीएनए। अब मैं आपको जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो क्या है? न्यूक्लियोसोम, ठीक है? न्यूक्लियोसोम, ये देखो ध्यान से, ये आपका ऑक्टामर, ठीक है? ये ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है? ये, और इस हिस्टोन ऑक्टामर पे बेटे, इस हिस्टोन ऑक्टामर पे डीएनए रैप करना शुरू करता है, ऐसे ऐसे क्वाइल करना शुरू करता है, समझे? ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो? न्यूक्लियोसोम। सामने बनाया आपके न्यूक्लियोसोम। तो इस न्यूक्लियो, अब ये अनरैप ना हो जाए, ये अनरैप ना हो जाए, इसीलिए बेटे क्या यूज होता है यहाँ पे? ये इस पॉइंट पे क्या यूज होगा? H1। H1 इनको लिंक करके रखता है। समझ आया कि नहीं? इस न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए क्या चाहिए मेरे? न्यूक्लियोसोम बनाने के, और यही बेटे क्या मैग्नीशियम आयंस भी चाहिए होता है। इस लिंकेज के लिए क्या चाहिए होता है? मैग्नीशियम आयंस। बता दो न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है? ऑक्टामर प्लस डीएनए प्लस मैग्नीशियम आयंस चाहिए होते हैं बेटे। किस लिए? लिंकेज के लिए, है ना? कोफैक्टर के जैसा काम करता है प्रोसेस को, ठीक? अब यहाँ ध्यान से समझिए, एक न्यूक्लियोसोम में बेटे कितने बेस पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर होते हैं। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि ह्यूमन डीएनए के लिए, ह्यूमन डिप्लॉयड डीएनए के लिए कितने न्यूक्लियोसोम बनेंगे? जल्दी, सिंपल सा मेथड समझिए बेटे। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर हैं? 200 बेस पेयर। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर हैं? 200 बेस पेयर है। तो कैलकुलेट करके बताइए कि ह्यूमन डिप्लॉयड डीएनए के लिए कितने न्यूक्लियोसोम बनेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या पता होना चाहिए हमें? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर पता होना चाहिए क्या? पता है कितने होंगे? और क्या पता होना चाहिए? एक न्यूक्लियोसोम में कितने लगेंगे? कितने लगते हैं? 200। तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई के डिवाइड कर दिया? निकाल के बताओ जल्दी से, बोलो। नंबर कैलकुलेट 3.3 into 10 to the power टू 7. कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ध्यान से देखो, क्या पता होना चाहिए हमें? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर डिवाइड बाय बेस पेयर ऑफ वन न्यूक्लियोसोम। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? बोलो, समझ आया कि नहीं? कैलकुलेट कर लोगे? कुछ आया निकल गया तुम्हारा रिजल्ट? नहीं? Sir, हाँ, 3.3 into 10 to the power 7. 7। ठीक, बेस पेयर समझ में आ गए?
लेंथ समझ में आ गई कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यूक्लियोसोम निकालना है तो बता समझ आ गया कैसे कैलकुलेट करना है? अब पैकेजिंग करके बता रहा हूँ, ठीक है? पैकेजिंग करके बता रहा हूँ, इधर ध्यान से देख लो। बेटे ये क्या है? डीएनए। बेटे कैसा है? नेगेटिव। Yes. नेगेटिव। बेटे लेंथ कितनी है? 2.2 meter. 2.2 मीटर। डायमीटर बताओ उमर, इसका डायमीटर इधर इधर कितना होगा? हाँ बोलो। नहीं पढ़ोगे तो यही हाल होगा। ये हालत है तुम्हारी, बताओ 2 नैनोमीटर। नहीं पढ़ा तुमने कल ये डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए में नहीं पढ़ा क्या? प्लस बेटे ये क्या लिखा हुआ है? ऑक्टामर, स्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर को बनाने के लिए 8 स्टोन चाहिए, लेकिन न्यूक्लियोसोम को बनाने के लिए ऑक्टामर के साथ डीएनए भी चाहिए। ये दोनों सामने दिख रहे हैं तुम्हें? बेटे ये कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए इस पर रैप करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जब डीएनए ने इस पर रैप करना शुरू किया, स्ट्रक्चर क्या होगा देखें। स्ट्रक्चर क्या होगा? ये स्ट्रक्चर बना। ये क्या बन गया? क्या बन गया? ये एक न्यूक्लियोसोम, और इसे लिंक कौन कर रहा है? H1 ने लिंक कर दिया। ये क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम। बेटे ध्यान से देखो, सारी चीजें तुम्हें ये याद रखनी है, ठीक है? ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम देखो, ये न्यूक्लियोसोम। ठीक, न्यूक्लियोसोम का डायमीटर भी कितना होता है? 10 नैनोमीटर। यहाँ कितना है? 2 नैनोमीटर। यहाँ कितना है? 10 नैनोमीटर। ऐसा। अब बताओ क्या इसमें सारे बेस पेयर आ गए? क्या इसमें सारे बेस पेयर आ गए? नहीं आए। समझे कि नहीं? तो और न्यूक्लियोटाइड्स और रैप करते जाएंगे किसके अराउंड? ऑक्टामर के अराउंड। समझे कि नहीं? तो यहाँ से देखो स्ट्रक्चर ऐसा बनता चला जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है, लेंथ बढ़ रही है कि नहीं? लेंथ बढ़ रही है, इसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोसोम फाइबर। डायमीटर बढ़ेगा क्या? 10 नैनोमीटर ही रहेगा, लेंथ बढ़ी है। होश में नहीं आया ना? कौन सी चाय पीती थी यार? ये हो गया 10 नैनोमीटर। समझे? इसी को आपकी बुक ने क्या लिखा हुआ है बेटे? इसकी अपीयरेंस कैसी है? जैसे कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ऐसी अपीयरेंस है इनकी। अपीयरेंस की बात लिखी हुई है। ये और क्वाइल करते हैं, समझे कि नहीं? जैसे जैसे ऑक्टामर बढ़ते जाएंगे, क्वाइलिंग बढ़ती जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, समझे कि नहीं? तो यहाँ क्या है? ये स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा बनने लगता है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें ऑक्टामर्स विजिबल होते हैं, मुझे ना, ये ऑक्टामर विजिबल है। इसको क्या बोलते हैं? सोलेनोइड। क्या बोलेंगे? सोलेनोइड। और ये कितना होगा बेटे? 30 नैनोमीटर डायमीटर होगा इसका। 30 नैनोमीटर डायमीटर होगा। और फाइनली ये क्वाइलिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये जो आप देखते हैं ना ऑक्टामर, ये दिखना बंद हो जाएंगे, टेलीफोन के वायर जैसी हो जाएगी क्वाइलिंग, इतनी ज्यादा। सुपर क्वाइलिंग जिसे बोलते हैं। ये क्या है? सुपर सोलेनोइड। और सुपर सोलेनोइड को आप देखते आ रहे हो कई साल से। इसको क्या बोलते हैं बेटे? क्रोमेटिन। यही है वो क्रोमेटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल और इन द न्यूक्लियस, यही है। तो क्रोमेटिन ऐसे बनता है, समझ आया कि नहीं? 300 नैनोमीटर। बेटे कितना? 300 नैनोमीटर। अब देखो, अगर तुम किसी भी चीज को क्वाइल कर रहे हो, तो किसी भी चीज को क्वाइल कर रहे हो, तो एक पॉइंट पे आके वो इतना डेंस हो जाएगा कि और क्वाइल नहीं करेगा और एक शेप ले लेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो यहाँ फाइनली क्या करेगा? ये एक शेप लेने वाला है, समझे कि नहीं? ये जो इसने शेप लिया ऐसा दिखता है, इसके अंदर क्वाइलिंग ही तो है। ये सब क्वाइलिंग तो ही है, वो तो हम डायरेक्ट बना लेते हैं ऐसे। ये जो आप देख रहे हैं बेटे, क्या कहते हैं इसको? क्रोमेटिड। क्या कहेंगे? क्रोमेटिड। कितना बेटे? डायमीटर कितना है? 700 नैनोमीटर। समझे? कितना हो जाएगा? 700
नैनोमीटर। ये बन गया स्ट्रक्चर, समझे? ऐसे कॉइलिंग होती है। और जब दो क्रोमेटिड साथ में हो तो क्या कहते हैं उसको? दो क्रोमेटिड साथ में हो तो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बेटे? ये जो बनाया आपने, ये क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। तो डीएनए और क्रोमोसोम में क्या फर्क है? तुम्हारे सामने है। डीएनए जब हिस्टोन पे रैप करके एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसका एक्स शेप हो जाता है, वो क्रोमोसोम कहलाता है। समझे कि नहीं? ये क्रोमोसोम है। तो हमने डीएनए भी पढ़ लिया और मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमें बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, पहले तो उनको ही समझना होगा। तो डीएनए का तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया डिटेल। यहाँ हमने क्या बना लिया? क्रोमोसोम। ये जो बना हुआ है ये क्या है? क्रोमोसोम बना हुआ है, ठीक है? तो ये सामने पूरी पैकेजिंग हुई, ऐसे पैक्ड रहता है, ऐसे पैक्ड रहता है सेल में। कितने बेटे? ये 2.2 मीटर के डीएनए ऐसे कितने क्रोमोसोम बनाएगा? 23 पेयर, यानी कि 46। 2.2 मीटर का है ना, तो एक क्रोमोसोम बनाकर चलेगा नहीं काम। समझे कि नहीं? ऐसे इसलिए बनते हैं, ठीक? नेक्स्ट, यहाँ बेटे पॉइंट समझो, टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। अभी आपने क्रोमेटिन बनाई थी कि नहीं? बनाई कि नहीं? टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन समझिए बेटे। हमने अभी क्रोमेटिन बनाई तो हमने क्या पढ़ा कि ये कहीं कहीं पर बहुत लूज कॉइल है, समझे कि नहीं? और कहीं कहीं पर बहुत डेंस कॉइल। दिख रही है कि नहीं? तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपकी बुक क्या लिखती है? अगर ये कहीं डेंस कॉइल कर रही है, जैसे कि ये डेंस कॉइल कर रही है कि नहीं? और ये कैसी है? लूज। नहीं, ये तो हमने डेंस ही पढ़ा, ये वाला लिखना है। ये क्या है? लूज है कि नहीं? ये टाइट है, ठीक? तो जहाँ एक डेंस कॉइलिंग होगी वहाँ स्टेनिंग कैसी होगी? अगर हम इसे स्टेन करेंगे तो कैसा स्टेन होगा? ये डार्क कलर स्टेन करेगा, जबकि ये कैसा करेगा? लाइट कलर का स्टेन करेगा। एक पॉइंट इतना ही लिखा है आपकी बुक ने। तो बताओ, ये वाला जो आप देख रहे हैं, जो लूज कॉइल है, जो लूज कॉइल है, जो लूज स्टेन करता है, कैसे पता लगेगा कि लूज कॉइल कौन सा है? स्टेन करके पता लगेगा। स्टेनिंग क्यों जरूरी? स्टेन करके पता लगेगा। जरूरी क्या है बेटे? ये वाला जो होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिव है। कैसा है? एक्टिव है भाई। आपको डीएनए को ट्रांसक्रिप्ट करके एमआरएनए बनाना है, लेकिन उसको खोलने में घंटों लग जा रहा है, समझे? हेट्रोक्रोमेटिन जल्दी एक्टिव काम कर लेगा कि यूक्रोमेटिन, ये वाला काम डार्क जो डेंस वाला है वो जल्दी एक्टिविटी में आ जाएगा कि लूज वाला जल्दी एक्टिविटी में आ जाएगा? लूज वाला। इसीलिए बेटे इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन में ये एक्टिव है और ये इनएक्टिव है। अब नाम देख लीजिए, क्या नाम दिया बेटे? जो इनएक्टिव है उसको क्या लिखा आपकी बुक में? हेट्रोक्रोमेटिन। और जो बेटे एक्टिव है उसको क्या लिखा है आपके बुक में? यू क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन। बेटे इसके अलावा इसके सवाल क्या आ सकता है? क्या बता सकते हो कि हेट्रोक्रोमेटिन में ज्यादा हिस्टोन होगा कि यू क्रोमेटिन में ज्यादा हिस्टोन होगा? बोलो। ये डेंस है तो हिस्टोन यहाँ ज्यादा होंगे, ठीक है? यहाँ हिस्टोन ज्यादा है और यहाँ हिस्टोन कम है। बेटे यहाँ डीएनए का अमाउंट यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है। यहाँ बेस पेयर, यहाँ न्यूक्लियोसोम, यहाँ, बस यही है। ये टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन है। पढ़िए अपनी बुक में जल्दी से। समझ लिया? मिला? टॉपिक ही नहीं मिला क्या? समझे? बुक पढ़ना जरूरी है। तुम लोग बुक नहीं पढ़ते हैं? तो कोई इतना इजी कंपटीशन नहीं है। बुक पढ़कर नहीं आओगे। कल मैंने चैप्टर पढ़ाया था, आज तुम बुक पढ़कर आना चाहिए था। याद है? तो डॉक्टर भी बनना है, बुक भी नहीं पढ़ना है।
तुम्हें डॉक्टर भी बनना है लेकिन साइंटिफिक नेम भी याद नहीं करना है, डॉक्टर बनना है लेकिन हर चीज़ का न्यूमोनिक्स चाहिए। ऐसे मरीज भी ऐसे चाहिए होंगे ना, खांसी जुकाम वाले आते हैं सही करते हैं घर भेज है, मरीज भी ऐसे चाहिए होंगे, ड्रग्स भी ऐसे ही होंगे होना चाहिए जिनका नाम ऐसी बस ABCD हो। ये जो बड़े बड़े ड्रग्स होते हैं उनका नाम भी याद नहीं करोगे है। जब तुमने ड्रीम इतना बड़ा सोच रखा है कि डॉक्टर बनना है तो ये इससे क्या डरना है कि तुम्हें एक छोटा सा नाम है उसको याद नहीं करना है, हर चीज़ की ट्रिक चाहिए, हर चीज़ का न्यूमोनिक्स चाहिए। बाद में तुम्हारा कितना कॉम्प्लिकेशन है, बाद में क्या आसान टास्क मिलेंगे तुम्हें है। किसी की सर्जरी करनी है, नहीं सर्जरी नहीं करेंगे, ये तो मुश्किल काम है प्रेस कर दे रहे हैं उसके ऊपर। जब तुम्हारा टास्क बड़ा है तो मेहनत भी एफर्ट्स भी ज्यादा लगेंगे, तो वैसे ही करो। ऐसे क्या करना है, टॉपिक क्या है अगला, पूरा DNA से रिलेटेड मैंने पढ़ा दिया आपको, स्ट्रक्चर उसकी पैकेजिंग सब कुछ पढ़ा दिया। अब ऐसा समझिए कि हम शुरू में जा रहे हैं कि जैसे DNA था ही नहीं और कैसे मिला हमें DNA, हम उस पॉइंट पे जा रहे हैं, समझे कि नहीं। और ये तुम्हें भी क्लैरिटी से समझ आ जाएगा। ठीक, देखो टॉपिक का नाम क्या है तुम्हारे बुक में, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यही है ये DNA, सर्च ऑफ सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसका क्या मतलब है कि हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, पता ही नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, समझे कि नहीं। और सबसे ज्यादा फाइट पता है किसमें हो रही है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पता है किसमें है बेटे, प्रोटीन। ये जो टाइम है ना किसके बीच चल रहा है, प्रोटीन वर्सेस DNA वर्सेस RNA, ये चल रहा है कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल में हो सकता है। प्रोटीन पे ज्यादा शक है कि यही चुपके चुपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचा दे रही है। क्यों, प्रोटीन को बनाने के लिए कितने टाइप्स के अमीनो एसिड चाहिए, 20 टाइप्स के। 11th क्लास में लिखा है कितने, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड हमारी बॉडी में होते हैं। और DNA को बनाने के कितने टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस चाहिए, 4 टाइप्स के। इसीलिए ऐसा समझते थे कि इतना जो जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो इतना इनहेरिट होकर वेरिएशन लेकर आ रहा है, ये काम इसलिए पॉसिबल है क्योंकि 20 टाइप्स के अमीनो एसिड ऐसे कर सकते हैं, 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं, ऐसा लगता था, समझे कि नहीं। तो प्रोटीन को भी समझते थे जेनेटिक मटेरियल। तो अब जो टॉपिक है आपका सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, वो यही साबित करने के लिए है कि क्या DNA एक्चुअली में जेनेटिक क्या है, जेनेटिक मटेरियल कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में एक जनरेशन दूसरी जनरेशन ले जाने के लिए जो प्रॉपर्टीज चाहिए वो DNA में है, RNA में है, प्रोटीन में है, किसी और में क्या लिपिड में है क्या वो प्रॉपर्टीज, बस वही है। तो बेटे इस एक्सपेरिमेंट इसको साबित करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए बेटे आपकी बुक में क्या दिया हुआ, पहले एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। क्या दिया है, क्या दिया है बेटे, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ। पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, जल्दी से बता दो क्या नाम है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बेटे नाम देखो पहले इसका, नाम देखो क्या कह रहा है ये, कोई चीज है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है। और आप अभी इतना मान के चलिए कि जो चीज जेनेटिक मटेरियल का काम कर रही है, जो चीज कैरेक्टर्स को, वेरिएशन को अगली जनरेशन ले जा रही है, उसी को हमने नाम दे दिया क्या, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। हमने उसको नाम जेनेटिक मटेरियल नहीं दिया, DNA नहीं दिया, RNA नहीं दिया, प्रोटीन नहीं दिया। सब मान लो कि आज तुम कहते हो ना कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगली जनरेशन जो जाती है वो DNA का काम है। हम DNA ना कह के ये कहें कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हमारे कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल लेकर जाता है। तो ये नाम चल रहा था क्योंकि हमें क्या नहीं पता था, केमिकल नेचर नहीं पता था। ये जो इंफॉर्मेशन को अगली जनरेशन लेकर जा रहा है, लेकर कौन जा रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में बेटे एक साइंटिस्ट है, क्या नाम दिया है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। बोलो, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। कौन सी ईयर में बेटे, 1928 में। इन्होंने क्या देखा बेटे, इन्होंने क्या देखा, एक बैक्टीरिया में, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस। याद हो अगर आपने, साइज और शेप ऑफ बैक्टीरिया पढ़े हुए हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया, बैसिलस पढ़े कि नहीं, कॉमा शेप बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया, कॉकस बैक्टीरिया, स्फेरिकल बैक्टीरिया, ये कॉकस है। इसका शेप भी पता लग रहा है। पूरा नाम क्या बेटे इसका, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्या करेगा ये, न्यूमोनिया कॉज कर सकता है, न्यूमोनिया कॉज कर सकता है।
बेटे इसको और क्या कहते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यूमोकोकस भी कहते हैं और डिप्लोकोकस भी है। ये क्या है? डिप्लोकोकस। ये ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। इतना क्लियर है तो मैं बोलूँ, ये एक बैक्टीरिया है। वो क्या लिख रहा है? ये जो बैक्टीरिया है इसके दो स्ट्रेन है। क्या है? दो स्ट्रेन है। स्ट्रेन समझते हो? वैरायटी, वेरिएशन है इसमें। यहाँ से कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। मैंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के केस में उसने क्या देखा? इसके स्ट्रेन देखे। ठीक है, मैं आपको स्ट्रेन पढ़ा रहा हूँ। इनके क्या पढ़ रहे हैं हम? स्ट्रेन, टाइप्स, स्ट्रेन्स। ठीक है, एक एस स्ट्रेन, क्या? एस स्ट्रेन, और दूसरा आर स्ट्रेन। क्या फर्क है दोनों में? बेटे एस स्ट्रेन जो है, एस का मतलब यहाँ क्या है? स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ क्यों? जब ये ग्रो करते हैं और जो कॉलोनी बनती है वो स्मूथ अपीयर करती है, समझे कि नहीं? उसकी अपीयरेंस कैसी है? स्मूथ। और बेटे यहाँ आर का मतलब क्या है? रफ। ये रफ स्ट्रेन है। तो स्मूथ अपीयरेंस क्यों है और ये रफ अपीयरेंस क्यों है? जाहिर सी बात है कि इनके कैरेक्टर में, इनके पास में कोई ऐसा कैरेक्टर होगा, किसी चीज की अपीयरेंस अलग दिख रही है तो उसके पास में उस चीज के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। होगी कि नहीं होगी? तुम्हारी बॉडी कैसी डिजाइन है इसके पास, इसके लिए तुम्हारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? वही था। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? ये स्मूथ दिखता था क्योंकि इसकी बॉडी पे क्या था? कैप्सूल था। क्या था? कैप्सुलेटेड है, समझिए। और ये कैप्सूल जो है वो किसका बना हुआ है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ है बेटे। और ये कैसा है? नॉन कैप्सुलेटेड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसकी बॉडी रफ इसलिए दिख रही है क्योंकि इस पे कैप्सूल नहीं है, कोट नहीं है, कवर नहीं है पॉलीसेकेराइड का। तो ये कोट क्यों नहीं बना इसके पास और इसके पास क्यों बना? क्योंकि इसके पास उस चीज की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसके पास उस चीज की क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, इसके बाद नहीं है। जिसके पास में कैप्सूल है, जो कैप्सुलेटेड है बेटे, वो क्या कर देता है? न्यूमोनिया कर देता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पैथोजेनिक। और ये कैसा हो गया बेटे? नॉन पैथोजेनिक। वेरियुलेंट भी लिखते हैं इसको बेटे। तो ये क्या लिख दिया जाएगा? अब बताइए मुझे, क्या आपको पॉइंट समझ आ रहा है? एक बैक्टीरिया, उसके दो स्ट्रेन है। एक स्ट्रेन जो निमोनिया कर सकता है, एक स्ट्रेन जो निमोनिया नहीं करता है। जो निमोनिया करता है उसकी बॉडी पे एक कैप्सूल है, पॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ, और जो नहीं करता है उसमें नहीं। अब इसने एक्सपेरिमेंट भी शुरू किया, तो इसने क्या किया? इसने आर स्ट्रेन लिया बेटे। कौन सा स्ट्रेन लिया? आर स्ट्रेन। और इस आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया। क्या किया? इंजेक्ट किया। किसमें? माइस में। और माइस की क्या होगी? डेथ। कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटे? क्योंकि आर स्ट्रेन तो निमोनिया करता ही नहीं। हमें भी तो वही बैक्टीरिया हार्म करेगा ना जिसके पास हार्म करने की प्रॉपर्टी होगी। क्या हमारी बॉडी में बैक्टीरिया नहीं रहते हैं, लेकिन वो बेनिफिशियल है, वो नहीं कर रहे हैं हमें हार्म। लेकिन कभी कभी हमें बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो बैक्टीरिया का कम्युनिकेशन होता है जो हार्म कर सकता है। तो यहाँ जो बैक्टीरिया इसको आपने दिया है वो हार्म नहीं करता है, वो निमोनिया नहीं करता है, इसीलिए वो सर्वाइव किया। समझे कि नाच रहा होगा चूहा, है ना? इंजेक्शन भी लग गया, उसमें कुछ हुआ भी नहीं। फिर क्या हुआ बेटे? एस स्ट्रेन। ये एस स्ट्रेन दिया बेटे। क्या किया? इंजेक्ट किया। जब एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया माइस के अंदर बेटे, माइस की हो गई क्या? हेकड़ी निकल गई, सब चूहे की डेथ हो गई। इसकी क्यों हो गई? क्योंकि एस स्ट्रेन क्या करता है? निमोनिया करता है। निमोनिया से वो मर गया। थोड़ी ना हॉस्पिटल जाता है, एम्स में पर्चा बनवाता है, वो पीडी, वैसे ही बहुत टाइम लग जाता है कि नहीं? 3 दिन में तो मर ही जाता हो। तो ये पॉइंट क्लियर तुम्हें? इससे हमें पता लग रहा है कि आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में फर्क है। एक पैथोजेनिक है, एक नॉन पैथोजेनिक है। आगे देखो क्या क्या होगा। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है? ये थर्ड पॉइंट देखिए बेटे। हीट किल्ड एस स्ट्रेन। हीट किल्ड एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को मार दिया। किससे मारा? टेम्परेचर से। टेम्परेचर से कल हमने क्या पढ़ा था? जिसमें ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा होंगे उसका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होगा। समझेंगे?
और बैक्टीरिया में हमने क्या पढ़ा प्रोकैरियोट में ये ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं। मतलब हीट किल से ये तो मर गया होगा मगर इसका डीएनए नहीं मरा होगा, डीएनए की डेथ नहीं हुई। डीएनए मरने का मतलब क्या, डीएनए डीनेचर नहीं हुआ होगा। बैक्टीरिया तो मार दिया आपने, समझे कि नहीं। डीएनए कैसा है, थर्मो स्टेबल, क्यों, ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा है, ठीक है। फिलहाल हम जो पढ़ रहे थे हीट किल को इंजेक्ट किया, हीट किल को इंजेक्ट किया किसके अंदर, माइस के अंदर। बेटे इसी माइस मरे हुए वाले पे ही सारे एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे हैं, है ना। वो मर गया उसी पे फिर इंजेक्शन लगाया, अलग है ये चूहा दूसरा पकड़ा होगा उन्होंने रेलवे कॉलोनी से। तो बेटे क्या हीट किल एज ए स्ट्रेन में इंजेक्ट किया माइस को इंजेक्ट किया, अब क्या होगा, मरेगा कि नहीं, क्यों नहीं मर रहा है, क्यों नहीं मर रहा है, क्योंकि आपने बैक्टीरिया को ही मार दिया है, वो जाके क्या उसको निमोनिया करेगा। अगला पॉइंट लास्ट पे इन्होंने क्या लिया, लिविंग आर स्ट्रेन, और इसके साथ में बेटे क्या दिया, कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है चूहे को, है कि नहीं। क्या दिया बेटे, हीट किल्ड एज स्ट्रेन, ये कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है, किसमें इंजेक्ट किया जा रहा है, माइस में। मरेगा कैसे नहीं, मरेगा कैसे नहीं, ये नहीं है, ये सोच के नहीं कर रहा, ध्यान से देखो। क्या लिविंग आर स्ट्रेन मारता है, नहीं ना। क्या हीट किल एज स्ट्रेन ने मारा, नहीं। लेकिन अब कॉम्बिनेशन दिया तो बेटे इसका क्या हो गया, टपक गया बेटे, निकल गई फिर से एक, समझेंगे नहीं। अब आप सोचिए लिविंग आर स्ट्रेन दे रहे हैं, नहीं मर रहा है क्योंकि वो निमोनिया करता नहीं, एस स्ट्रेन दे रहे हैं, निमोनिया हो रहा है, मर जा रहा है। फिर हमने बेटे क्या दिया, हीट के लिए एस स्ट्रेन दिया, नहीं मरा। फिर हमने क्या किया, वो दोनों दिए जिनसे नहीं मरता है, कॉम्बिनेशन किसका दिया, वो दोनों जिससे नहीं मरता है, फिर मर गया, क्यों मर गया, चूहा ने ये सोचा होगा तू मारना ही चाह रहा है तेरा एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा रहा है, मैं करवाता हूँ, और वो खुद मर गया बेटा, सुसाइड कर लिया, समझेगा। रेड किल ढूंढ के खाया कहीं से और मर गया। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, तुम अपने लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो, पढ़ लो, है चूहे तक को इतने कर ले। क्या हुआ यहाँ, ध्यान से देखें क्या हुआ होगा यहाँ पे, समझो बेटे। बस इसी पॉइंट से आपका कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है आगे के लिए, ठीक है। ध्यान से देखें, ये जो चूहा है, ये जिसकी मौत हो गई, ठीक है, इसी को हमने क्या कर लिया, खोल दिया इसको, मतलब डायसेक्ट किया, है ना। इसको अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं कि ये चूहा है वो तुम्हारा, अभी क्या बना के बताओ क्या है? सिर्फ मूंगी तो बनाने में बचा है, तो खुद बैक्टीरिया बन गया। बैक्टीरिया तो बड़ा आधे चूहा नहीं लग रहा क्या ये, है ना। बस मुंह बनाने में बचा हुआ है कि नहीं। और मुंह क्या वो बनाया उसका खुद बना पड़ा होगा मार दिया तुमने उसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ध्यान से देखना है बेटे। क्या बेटे, आपने एस स्ट्रेन को हीट से मार दिया कि नहीं? यस सर। हीट से मार दिया कि नहीं? और साथ में बेटे क्या आर स्ट्रेन भी जिंदा वाला डाला है कि नहीं डाला है? यस सर। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये आर स्ट्रेन इसको मार सकता था? नहीं। क्या ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन मार सकता था? नहीं। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये कैसा था, हीट किल। अगर ये टाइम होता तो ग्रिफिथ को एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती। अभी थोड़े दिन पहले कैसी हीट वेव थी, ये सारे चूहे ऐसे ही मर जाते हैं बैक्टीरिया को हीट किल नहीं करना पड़ता है, चूहे ही हीट किल हो जाते हैं, समझे। यहाँ ध्यान से देखो, एस स्ट्रेन हीट किल्ड है, आर स्ट्रेन लिविंग है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है, ये जो एस स्ट्रेन है इसकी जो चूंकि ये बैक्टीरिया है, इनकी सेल मेम्ब्रेन होगी, उसमें परमिएबिलिटी होती, समहाउ रीजन नहीं पता है, समहाउ इसका जेनेटिक मटेरियल बेटे, इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ तक पहुँच गया आर स्ट्रेन। कहाँ पहुँच गया? आर स्ट्रेन। अब जब आर स्ट्रेन रेप्लिकेट करेगा तो ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा कि नहीं? करेगा। और जो उसकी नई जनरेशन आएगी, वो कौन सी आएगी? एस स्ट्रेन वाली भी आएगी, आर स्ट्रेन के साथ एस स्ट्रेन भी आएंगे। और जब एस स्ट्रेन आएगा तो बॉडी कैसी होगी? स्मूथ के रफ। क्यों? क्योंकि कैप्सूल बनेगा, और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कैसा है? पैथोजेनिक, निमोनिया कर देता है। बेटे बेसिकली ये सब नहीं देखा उन्होंने,
चूहे को क्यों खोला वो बताता हूँ। जब उसको ओपन किया अरे मेरा मतलब समझ रहे हो ना, स्टडी किया तो उसके अंदर हमें लिविंग एस स्ट्रेन मिले। क्या मिला? लिविंग एस स्ट्रेन। लिविंग एस स्ट्रेन क्यों मिले ये रीजन बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्यों मिले होंगे। ये नहीं पता है कि क्या ट्रांसफर हुआ, यही तो एक्सपेरिमेंट है। और बेटे मैंने जब आपको पढ़ाया, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक टॉपिक है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है, एक बैक्टीरिया जो होता है उस बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक इंफॉर्मेशन चली जाती है। और जाने के 3 तरीके हैं। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाने के 3 तरीके हैं। एक तरीका पिलाए के थ्रू जाए और इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। दूसरा तरीका वायरस के थ्रू जाए और इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। लेकिन एक तरीका जिसमें रीजन पता ना हो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ भी रीजन नहीं पता है, यहाँ भी रीजन नहीं पता है, तभी तो इसका नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। समझ आया कि नहीं? क्लास 11 से अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो, अगर पढ़ा है तुमने क्लास 11 में तो है कि नहीं? देख कर तो ऐसा लगता है एनसीकेजी से ही तुम्हें पढ़ाई नहीं करती। जहाँ लोग शुरू करते हैं वो पढ़ने का इंटरेस्ट ना हो, जैसे क्या बताऊँ मैं उसे। एक्सपेरिमेंट समझ आ गया बेटे? क्या किया हुआ है, ये जो डेथ हुई है इसमें हमें क्या बोले, डायग्नोसिस है कि नहीं? हमने इसकी डायग्नोसिस कर दी। डायग्नोसिस में हमें क्या मिले, लिविंग एज फाउंड, लिविंग एज फाउंड। समझेंगे नहीं? अब तुम बताओ, इसमें लिविंग एज अगर हमें मिल गया है तो उसके पीछे हम क्या रीजन निकालेंगे? यही तो निकालेंगे कि कुछ एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में चला गया, आर स्ट्रेन ने रेप्लिकेट करके एस स्ट्रेन प्रोड्यूस कर दिया। उसी चीज को जो चली गई है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ना कि डीएनए और ना ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यही तो हम सर्च कर रहे हैं कि है क्या चीज वो चली गई है। तो ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गया तुम्हें? अब कैसे चला गया होगा तो उसके लिए आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आप खुद से सोच सकते हो कि एक डैमेजिंग सेल, एक सेल जो मर गई है वो धीरे धीरे क्या होगी, डाइजेस्ट होगी। ये भी तो मरा ही हुआ है, डाइजेस्ट हो रहा होगा तो इसके जेनेटिक मटेरियल मूव करके यहाँ आ सकता है। दूसरा रीजन, सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, तो उससे निकल के आ गया होगा। कोई भी अननोन रीजन, लेकिन जेनेटिक मटेरियल कुछ तो आया। समझे नहीं? तो लिविंग एज फाउंड क्यों बेटे? समथिंग, बेटे क्या लिख रहा हूं, समथिंग फ्रॉम, कहां से, हीट किल्ड एज स्ट्रेन, क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर टू आर स्ट्रेन, और आर स्ट्रेन ने रेप्लिकेट करके क्या बनाया, एस स्ट्रेन बनाया। क्यों? क्योंकि एस स्ट्रेन का डीएनए ही तो आर स्ट्रेन के पास पहुंचा है। वो जो चीज जिसको आप क्या लिख रहे हो, समथिंग, वही चीज क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इतना समझ आएगा? ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। क्या ये एक्सपेरिमेंट एक चीज और साबित नहीं कर रहा है, डीएनए थर्मोस्टेबल होता है? कर रहा है कि नहीं? देखिए ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, मगर इसी का डीएनए यहाँ पहुंचा हुआ है, तो डीएनए इज थर्मोस्टेबल। ये बात आगे लिखी है, हमने क्या पढ़ा हुआ है, डीएनए इज स्ट्रॉन्गर देन आरएनए, स्टेबल देन आरएनए। क्यों? शुगर अच्छी है, थायमीन है ना, डबल स्ट्रैंड है। दूसरी चीज यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, यही डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। समझ आएगा कि नहीं? जो हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट, अब क्या है, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक क्या है बेटे? बायो केमिकल कैरेक्टराइजेशन। पहले नाम सुनिए, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किसका? जिस पर शक है उसी का तो करेंगे। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। बोलो, ये बात समझ आ रही? ये आपका टॉपिक है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बेटे तीन साइंटिस्ट लिखा है कि नहीं? बता दो जल्दी जल्दी, कौन कौन से? एवरी, मैक्लिओड और मैकार्टी, तीन साइंटिस्ट सेम एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया। समझे कि नहीं? क्या क्या हुआ ध्यान से देखो, ज्यादा कुछ नहीं, एक बार में समझो। ये एक टेस्ट ट्यूब ली मैंने, ठीक है? हम क्या पढ़ रहे हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों ले लिए। इधर
फिर एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन ये ले ली। फिर एक टेस्ट ट्यूब देखिए आप, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। बेटे किसका लिया होगा ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन किसका लिया होगा? वाह बेटे, एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया पे कर रहे हैं तो उसी से लेंगे, अपना निकाल के थोड़ी डाल देगा वो उसमें। हीट किल्ड एस स्ट्रेन का ये मटेरियल है, इसका हीट किल्ड एस स्ट्रेन का ये मटेरियल है। पॉइंट समझ आ रहा है? ठीक। साथ में उसने क्या किया, साथ में उसने लिया हुआ है क्या, लिविंग आर। बेटे यहां भी लिविंग आर और यहां भी क्या लिया हुआ है, लिविंग आर। ठीक है, चेक क्या करना है उसे, क्या ट्रांसफॉर्म कहां एस बनेगा, क्या चेक करना है, कहां एस स्ट्रेन बनेगा। बेटे इनमें से जो भी जेनेटिक मटेरियल के जैसा एक्ट करेगा वहां बनेगा, समझेंगे नहीं? लेकिन यहाँ तो तीन चीजें, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तीनों ले लिए ना आपने। मान लो कि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ एस स्ट्रेन बन गया, समझेंगे? यहाँ नहीं बना, यहाँ नहीं बना, तो आप कैसे ही साबित करोगे कि डीएनए की वजह से बना? नहीं कर सकते ना, आपने तीनों ले लिए। तो देखो यहाँ क्या किया उसने, यहाँ क्या किया हुआ मेरे, यहाँ उसने एक एंजाइम डाला जिसका नाम था आरएनएज। क्या एंजाइम लिया यहाँ पे, कौन सा, आरएनएज। बेटे आरएनएज जो होता है वो क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है किसको, आरएनए को। यहाँ बेटे एक एंजाइम लिया उसने, कौन सा, डीएनएज, और डीएनएज डाइजेस्ट कर लेता है किसे, डीएनए को। यहाँ बेटे एंजाइम लिया उसने, कौन सा, प्रोटीएज, और ये डाइजेस्ट कर लेता है किसे, डाइजेस्ट प्रोटीन। अब मुझे बताओ एस स्ट्रेन कहाँ मिलेगा, जल्दी से मिले, क्या यहाँ एस स्ट्रेन मिलेगा? यस सर। हाँ एस स्ट्रेन मिला, समझे कि नहीं? क्या यहाँ एस स्ट्रेन मिलेगा? नहीं, डीएनए ने डीएनए को ही खा लिया, समझे कि नहीं? क्या यहाँ एस स्ट्रेन मिलेगा? यस सर। हाँ यहाँ मिलेगा। ये एक्सपेरिमेंट है, क्या बात समझ में आई? यस सर। यहाँ क्यों एस स्ट्रेन मिला? क्योंकि यहाँ डीएनए प्रेजेंट है, समझिए। लेकिन हमें ये भी तो साबित करना है कि आरएनए और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ आरएनएज लिया। जहाँ आरएनएज लिया वहाँ आरएनए नहीं है, जहाँ आरएनए नहीं है वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम नहीं कर रहा है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल का काम करता, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल का काम करता तो यहाँ पे एसिस्टेंट नहीं बनता, लेकिन यहाँ हमने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया फिर भी एसिस्टेंट बना। डीएनए ही एक ऐसी जगह है जहाँ डाइजेस्ट करने पे एसिस्टेंट नहीं बनता है। ये एक्सपेरिमेंट किया किसने? इन तीनों ने, और ये नोबेल प्राइज के इतना करीब पहुंच गए थे, समझे कि नहीं? मगर इनके जो कॉन्टेम्परेरी थे, जो साइंटिस्ट दूसरे थे, वो इस एक्सपेरिमेंट से एग्री नहीं हुए, सेटिस्फाइड नहीं थे, समझे कि नहीं? और यहाँ भी ये अनइक्वोकल प्रूफ नहीं माना गया, मतलब एक ऐसा प्रूफ डीएनए का नहीं माना गया कि जिस पे कोई शक ना हो, डाउटलेस एक्सपेरिमेंट नहीं माना गया इसको, समझे कि नहीं? इसीलिए हमें एक एक्सपेरिमेंट और पढ़ना है जिसमें ये प्रूफ होता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, समझे कि नहीं? समझ गए कि नहीं? तो पहले आप इसकी थ्योरी जल्दी से शार्प पढ़ाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटे, इधर देखो जल्दी से, हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ये आपके बुक में दे रखा है बेटे। पॉइंट समझो, कुछ यहाँ पे पॉइंट समझो, बाद में मैं क्वेश्चन बना के दूंगा, कुछ पॉइंट समझो बेटे। हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट जो है, पहली बात तो ये क्या लिखा है आपकी बुक में, लिखा होगा अनइक्वोकल प्रूफ किस चीज का? डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल बेटे, कोई शक नहीं है, हम डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल मानते हैं। फाइनली ये प्रूफ,
अनइक्वल। दूसरा, ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया बेटे? डन ऑन बेटे एक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया बेटे? ई कोलाई, गधे बैक्टीरियोफेज वायरस है, ठीक है। और एक लिया इन्होंने क्या? वायरस। कौन सा? T2 बैक्टीरियोफेज। ये जो मटेरियल यूज हुआ बता रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझो बेटे, रेडियो एक्टिविटी यूज की गई इस एक्सपेरिमेंट में। क्या रेडियो एक्टिविटी यूज्ड? आगे बताऊंगा कि हम क्यों लिख रहे हैं रेडियो एक्टिविटी यूज्ड। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें रेडियो एक्टिविटी यूज की जाती है, लेकिन हमारे बुक में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी है जिसमें रेडियो एक्टिविटी यूज नहीं की गई है। समझे क्या नहीं? तो यहाँ हमने क्या पढ़ लिया? हार्शेस चेस का ये बेसिक। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से समझेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, खूब दिमाग लगाया हुआ है बेटे, ठीक है। खूब दिमाग लगाया हुआ है। और आप समझो क्या क्यों चूज किया उन्होंने इन स्पीशीज को, क्यों चूज किया बेटे? बैक्टीरियोफेज, क्लास 11 में इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, समझे कि नहीं? बैक्टीरियोफेज बेटे, बैक्टीरियोफेज जो है ना वो किसका बना हुआ होता है? देखें स्ट्रक्चर, ये है बैक्टीरियोफेज, समझे कि नहीं? बाकी इनका मिडिल पीस वगैरह ये सब बना होता है, मैंने शॉर्ट में ये बना दिया। आप ये समझिए, ग्रीन कलर से आप जितना भी देख रहे हैं ये प्रोटीन है। प्रोटीन स्पाइडरमैन लग रहा है बेटे, ये है प्रोटीन कोड है बेटे। और अंदर ये जो मैंने बना दिया ये क्या है? क्या है बेटे? डीएनए। बुक में आपके लिखा है बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, क्लास 11 में क्लास 11 की बुक में सेकंड चैप्टर में ही लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास में। ध्यान से देखो, क्या ही समझ आ गया? इसका मतलब है कि जो पूरा डाउट था ना वो प्रोटीन वर्सेस डीएनए था। हमने इस मटेरियल ही ऐसा लिया जिसमें प्रोटीन है और डीएनए और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये ले लिया बैक्टीरियोफेज। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए यहाँ क्या है बेटे? जो डीएनए होता है, उसमें फास्फोरस प्रेजेंट है और सल्फर नहीं है। यही पूरा एक्सपेरिमेंट की कोर है, कॉन्सेप्ट समझिए। और बेटे जो प्रोटीन है उसमें फास्फोरस नहीं है लेकिन सल्फर प्रेजेंट है। ये नेचुरली इसमें है। ये जो जेनेटिक मटेरियल आप देख रहे हैं इसमें क्या है? फास्फोरस है। क्या नहीं है? सल्फर नहीं है। ये जो कोट पूरा देख रहे हैं इसमें क्या है? सल्फर है, फास्फोरस नहीं है बेटे। अब उसने क्या किया? रेडियो एक्टिविटी डाली इनमें। क्या डाला? रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया होगा। तो बेटे डीएनए के लिए क्या सल्फर का रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेगा? डीएनए के लिए क्या रेडियो एक्टिव आइसोटोप सल्फर का लेगा? उसमें तो सल्फर है ही नहीं। तो बेटे क्या लिया उसने? फास्फोरस का P32 आइसोटोप। नहीं, प्रोटीन के लिए क्या वो सल्फर का फास्फोरस का आइसोटोप लेगा? प्रोटीन में तो होता ही नहीं बेटे। यहाँ इसके लिए क्या लिया? S35 रेडियोएक्टिव आइसोटोप। ये ले लिया, समझे कि नहीं? ये ले लिया। ये आइसोटोप लेके किया क्या है इसने? ध्यान से देखो, किया क्या है? क्या किया है देखो ध्यान से, और एक्सपेरिमेंट को समझो बेटे। क्या किया उसने? मैंने आपको ये बैक्टीरिया बना के बताया, आप ध्यान से समझिए। ये ग्रीन कलर से बनाया, ठीक है। जहां मैं रेड कलर यूज करूं तो समझ लेना आपकी रेडियो एक्टिविटी है। यहाँ रेडियो एक्टिविटी किसमें है? डीएनए, ठीक है। ये देखिए यहाँ रेडियो एक्टिविटी किसमें है? प्रोटीन में। ऐसे दो बैक्टीरियोफेज बनाए अलग अलग, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना है, समझे कि नहीं? तो बेटे यहाँ क्या कह दूँ? मैं कह दूँ P32, क्या यहाँ पे लिख दूँ S35? समझ आ रहा है? सेटअप समझ आ रहा है? आपको सेटअप समझ आएगा तो मैं एक्सपेरिमेंट समझा पाऊँ, समझे कि नहीं? तो बेसिकली क्या किया, फिर से रिपीट करता हूँ। ई कोलाई ने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक ऐसे मटेरियल की चूज करा जिसमें दो ही चीजें हैं, क्या? डीएनए और प्रोटीन। और शक भी किस पे? डीएनए और प्रोटीन पे। तो एक तरफ उसने क्या किया? डीएनए को रेडियोएक्टिव किया, एक तरफ इसको रेडियोएक्टिव किया, प्रोटीन को रेडियोएक्टिव किया, दोनों को रेडियोएक्टिव किया। अब इन दोनों से इन्फेक्ट कराएगा एक बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया का नाम क्या है? ई कोलाई। समझे क्या नहीं? कराऊं एक्सपेरिमेंट समझाऊं अगर तुम्हें समझ में। देखो एक्सपेरिमेंट के 3 स्टेप थे बेटे। क्या एक्सपेरिमेंट 3 स्टेप में डन हो जाएगा। पहला बेटे क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन। अब बताओ कौन इन्फेक्ट करेगा बेटे? कौन इन्फेक्ट करेगा?
रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज अलाउड टू इन्फेक्ट, किसे इन्फेक्ट करना है? इन्फेक्ट ई कोलाई यानी कि बैक्टीरिया। ये करवाया, क्लियर इतना? ये कराया, तो मैं ये भी बना के बता रहा हूँ, ठीक है? ये ठीक है बेटे, बताओ इसमें क्या रेडियो एक्टिव है? डीएनए, वेरी गुड बेटे, ये ध्यान से देखो, इसमें क्या रेडियो एक्टिव है? प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, ठीक है, क्लियर है, तो अच्छी बात है, अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ ध्यान से देखो, ये ई कोलाई बेटे, ठीक है, ई कोलाई इन्फेक्ट करा दिया बेटे। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट कैसे करता है? अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। क्या ट्रांसफर करता है? अपना जेनेटिक मटेरियल। बेटे यहाँ ध्यान से देखो, मैंने यहाँ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कराया, ये यहाँ से आया होगा, ठीक है, यहाँ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कराया, तो ये कहाँ से आया होगा? बैक्टीरियोफेज से आया, ये ठीक। अगला स्टेप समझिए क्या है? अगला स्टेप को क्या कहते हैं? अगला स्टेप है बेटा आपका ब्लेंडिंग। क्या है? ब्लेंडिंग का मतलब क्या है? इन दोनों को ऐसे एजिटेट किया जाए कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। ट्रांसफर करना तो ट्रांसफर हो गया, अभी अलग हो जाए। बेटे क्या किया? एजिटेट टू सेपरेट बोथ, क्या? वायरस एंड बैक्टीरिया। बेटे बोलो, इनमें से सेल, एक वायरस एक बैक्टीरिया, सेल कौन है? बैक्टीरिया। तो आपके बुक में एग्जाम में सेल ही लिखते हैं सीधे, समझना होगा तुम्हें बात, ठीक? अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या क्या अलग कर दिया इन्हें, ठीक है, अलग कर दिया, ठीक, पॉइंट समझिए। ये मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये इक्वल है और ये इक्वल है, ठीक, तो चल रहा है, ठीक। देखो ये अलग हो गया, ठीक है, और वो वाला भी कोट अलग हो गया, कोट अलग हो गया, क्लियर? जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ? ट्रांसफर। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है ना जेनेटिक मटेरियल क्या चीज है, हमें तो पता ही नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल क्या चीज है। हम यही तो सर्च कर रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, ढूंढ ही तो रहे हैं। अभी देखिए कैसे पता लगा कि हमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है। ये इन्फेक्शन कराया, इन्फेक्शन में वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल जो भी है, प्रोटीन है कि डीएनए है, जो भी है उसको ट्रांसफर किया किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर। फिर अगले स्टेप में दोनों को अलग करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप और कंक्लूड करेंगे, ठीक है। हमें अब सर्च फॉर डीएनए खत्म हो जाएगा यहाँ से, और नहीं पढ़ना होगा, चलने का फुल जूम है क्या ये? हाँ, तो हमें इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। लास्ट स्टेप मेरे क्या है? लास्ट स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन। जानते हैं ना सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? बोलो मान, सेंट्रीफ्यूज करते क्यों है? क्यों करना है? सेंट्रीफ्यूज इसलिए करते हैं कि पार्टिकल्स को आइसोलेट कर दें, हैवी और लाइट को। टेस्ट ट्यूब में करके मशीन में लगा के आप ये जो घुमा रहे हैं, ऐसे मजा आ रहा है क्या? है झूला है, राइड करने आया है कोई? सिर्फ इसलिए कि पार्टिकल्स को उनकी डेंसिटी के हिसाब से अलग कर दिया जाए, समझे कि नहीं? यहाँ भी हमने वही किया है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया है। और सेंट्रीफ्यूगेशन में हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, यहाँ देखो रिजल्ट। टेस्ट ट्यूब बना के नहीं पढ़ाया जाता, तो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो दो टेस्ट ट्यूब है बेटे। वायरस हैवी होगा कि बैक्टीरिया हैवी होगा? बैक्टीरिया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा है कि बेजरिंग ने एक्सपेरिमेंट किया है ना, एवानोवास्की ने, और उसने क्या किया? बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से वायरस को पास कराया और वो पास हो गया। वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या रहा होगा? बैक्टीरियल कंटेंट। यहाँ भी क्या आया होगा? बैक्टीरियल कंटेंट, है कि नहीं? और यहाँ क्या आया होगा? वायरल कंटेंट, वायरल कंटेंट, ऐसे कि नहीं बेटे? ऊपर वाले को क्या कहते हैं? सुपर नेटेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? और नीचे वाले को क्या कहते हैं? पैलेट। नॉर्मली ये टर्म यूज किए जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद,
सेंट्रीफ्यूज करने के बाद नीचे जो रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, पैलेट। जो ऊपर रहता है उसको सुपरनेटेड। ठीक है, अब वो देखा, ध्यान से देखो वो क्या कह रहा है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो क्या कह रहा है कि जिसमें हमने डीएनए को रेडियोएक्टिव लेवल किया था, जिसमें हमने डीएनए को रेडियोएक्टिव लेवल किया था, उसमें डीएनए हमें पैलेट में मिला नहीं। क्या क्या वो डीएनए तो ढूंढ ही नहीं रहा है, क्या देख रहा है, पैलेट में क्या मिला, रेडियो एक्टिविटी फाउंड। कहां रेडियो एक्टिविटी मिली, पैलेट में, मतलब बैक्टीरियल कंटेंट में मिली। कौन से वाले एक्सपेरिमेंट में, जिसमें डीएनए को लेवल किया था कि प्रोटीन को लेवल किया था? जिसमें डीएनए को लेवल किया था उसकी रेडियो एक्टिविटी कहां मिली, पैलेट में। और जिसमें प्रोटीन को लेवल किया था उसमें रेडियो एक्टिविटी कहां मिली बेटे, सुपरनेटेड। अब मुझे बताओ, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है और उसने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया है, तो हमें यहाँ रेडियो एक्टिविटी कहां मिलनी चाहिए थी, पैलेट में मिलना चाहिए। मिलना चाहिए थी कि नहीं? ये एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, इसमें क्या रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल मान लेते हैं, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल, उसने जेनेटिक मटेरियल को कहां ट्रांसफर कर दिया, बैक्टीरिया में, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया में। हमने दोनों को अलग किया, सेंट्रीफ्यूज किया। रेडियो एक्टिविटी कहां है, बैक्टीरिया में। प्रोटीन को हमने जेनेटिक मटेरियल मान लिया है ना, रेडियो एक्टिविटी कहां है, बैक्टीरिया में। यहां दिखनी चाहिए थी, नहीं यहाँ देखिए, यही तो कंपेयर करना है इस एक्सपेरिमेंट में। एक जगह हमने किसको रेडियो एक्टिव किया, डीएनए को, एक जगह किसको रेडियो एक्टिव किया, प्रोटीन को, जिसमें हमने और दोनों से कहा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अगली जनरेशन में डाल दो। दोनों से कहा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अगली जनरेशन में डाल दो, यानी कि बैक्टीरिया में डाल दो। जब बैक्टीरिया में डाल दिया, सेंट्रीफ्यूज किया और हमने डिटेक्ट किया, तो जहां डीएनए रेडियो एक्टिव लेवल था वहां रेडियो एक्टिविटी अगली जनरेशन यानी बैक्टीरिया के पास पहुंची। लेकिन जहां प्रोटीन रेडियो एक्टिव था वहां बैक्टीरिया के पास नहीं पहुंची। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल का एक्ट कर ही नहीं रहा। अगर प्रोटीन एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता तो रेडियो एक्टिविटी हमें बैक्टीरिया में मिलती, मिलना चाहिए थी कि नहीं, नहीं मिली। ये एक्सपेरिमेंट था और इससे ये प्रूव हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। फाइनल समझे। अब हम कोई और एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ने वाले हैं, ये साबित करने के लिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों लिख दिया आपकी बुक में, आनी को होगा। ठीक है, समझ गए। इसको बंद कर दो।